अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम का गवादर की मेहनत कश माहीगीरों के जायज मुतालबात का नोटिस, डॉलर से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वजीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। गवादर तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान का वज़ीर आज़म की जानिब से माहीगीरों के जायज मुतालबात की नोटिस देने का खैर मकसद। उम्मीद है हर दो तहरीक के मुतालबात पर अमल होगा। रहनुमा गवादर तहरीक का ट्वीट। सिंध में मकामी हुकूमत के निज़ाम की दुरुस्तगी और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। सूबे के तमाम शहरों को हुकूक मिलने चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली समेत हर फोरम पर आवाज उठाई जाएगी। मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इस्लामाबाद और पंजाब में बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम देने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऑल पार्टी स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। हम सबको मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की बरामदात तेजी से बढ़ रही है। साबिका हुकूमत ने ज़रई शुबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों से बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। मुल्क की सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे के बजाय अपने लीडर्स की करप्शन का हिसाब दें। शहबाज शरीफ का हर मंसूबा करप्शन और किकबैक्स के लिए था। अवाम को तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। मौबन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दिन। मकसद सेहत सहूलियात की बिला तखसीस फराहमी के बारे में शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान 2023 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हदफ को मुमकिन बनाने के लिए पराजुम आवाम के लिए सेहत कार्ड का इजरा सिलसिले की एक अहम कड़ी है। सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए कौमी सेहत कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई। पुलवामा के इलाके में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान नौजवान शहीद। इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। T20 सीरीज का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे से टीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ड्राफ्टिंग जारी। प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन का इंतखाब कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोलिन मंरो और पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ज़ई को पिक किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जैसन रॉय को चुन लिया। तकरीब पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ड्राफ्टिंग जारी। प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोलिन मंरो और पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ज़ई को पिक किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जैसन रॉय को चुन लिया। तकरीब पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए ptv.com.pk। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اکانومی ان فوکس میں شازیہ خان آپ کو کہتی ہے خوش آمدید۔ ناظرین، 20ویں صدی میں جب انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا تھا تو معلومات کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا گیا تھا۔ آج کی مضبوط دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اسی وجہ سے 21ویں صدی کو آئی ٹی کی صدی کہا جاتا ہے۔ دنیا بہت فوکس ہے آئی ٹی انڈسٹری کو لے کر، اس پہ انویسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے، اس کے بیسک انفراسٹرکچر سے لے کے اس کے ماڈرنائز ہونے تک بہت کام بھی ہو رہا ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کا فوکس اس انڈسٹری پر اس طرح نہیں رہا اور ہم اس انڈسٹری میں کافی پیچھے رہ گئے۔ لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا ہے، دیگر سیکٹرز کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے سیکٹر میں اس انڈسٹری پر بہت فوکس کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس وقت اگر میں بات کروں تو برسر اقتدار آنے کے بعد آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا جو ہے وہ سیکٹر بن گیا اور مجموعی ریونیو اس وقت $2.9 بلین ہے۔ ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں آئی ٹی سافٹ ویئر برآمدات اور اس سے متعلق دیگر خدمات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ای کامرس بزنس اس وقت کافی ان ہے اور تیزی سے پھیل بھی رہا ہے، پھیلتا ہوا کاروبار ہے جس سے نہ صرف عوام بلکہ ہماری جو معیشت ہے اس میں بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اکانومسٹ ہیں آپ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ فارمیسی پاشا پارٹنر میشن کنسلٹنٹ
सुल्तान हमदानी साहब भी मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे IT एंड टेलीकम्युनिकेशन फेडरल मिनिस्टर सैयद अमीनुल हक साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे शुरू करती हूँ सुल्तान हमदानी साहब के, हम IT पर जब भी बात करते हैं, एक आम आदमी उसको इस्तेमाल तो कर रहा है लेकिन उसको उस तरह से नो हाउ नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह क्या है? नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन आम आदमी के इस्तेमाल होने की वजह से, मोबाइल पेनिट्रेशन होने की वजह से ही मैं समझता हूँ कि IT इंडस्ट्री की डिलीवरी सर्विसेज हैव बिकम मोर ईजियर। अगर आप बात करें, अभी आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात बोली ई कॉमर्स के ऊपर, तो अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स में देखें तो $4 अरब की ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स पे हुई हैं और ये पाकिस्तान में ही हुई हैं। और पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट के ये जितना दुकानों पे बिक रहा है इस वक्त, जो आपका नॉर्मल ट्रेड हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन में, इसका ये 1% है। और अगर हम ग्लोबली उठा के देखें नंबर्स, तो यूजुअली जो नॉर्मल सेल होती है उसका 18 से 20% जो है वो ई कॉमर्स होता है। तो पाकिस्तान में तो भी 18x ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और आम लोग जो है, जैसे लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, खाना ऑर्डर कर लेते हैं और कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, ये मोबाइल पेनिट्रेशन की वजह से हुआ है। अच्छा, अब आम लोगों को ये नो हाउ नहीं है कि इस इंडस्ट्री में दाखिल कैसे होना, तो इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत इस दफा बड़े अच्छे ट्रेनिंग कोर्सेज कर रही है। अभी अमीन साहब अगर आप कह रही है लाइन पे आएंगे तो वो भी बताएंगे आपको कि इस वक्त हुकूमत 6 अरब एलोकेट कर चुकी है। ठीक है, जिसमें से 4 अरब जो है वो एक्सपोर्टर्स को इनिशिएटिव देने के लिए है और 2 अरब जो है वो ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है। हमारी इकोनॉमी शाजिया प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ की वजह से और स्किल्स और टैलेंट की स्ट्रेंथ की वजह से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के अंदर हमें जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग को, नॉर्मल ट्रेनिंग को बढ़ाकर इजीली हम IT के अंदर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी बात सही है कि नो हाउ जो है वो बच्चों में खुद आ रहा है, खुद अपने आप को सिखा रहे हैं, खुद यूट्यूब से लर्निंग कर रहे हैं, खुद कोर्स। के ऊपर जो है वो बात करनी है। सबसे पहले तो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक अवामी मुतालबात के ऊपर मबनी एक रैली जो है वो हुई है, उसका नोटिस लिया है। और गवादर के जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म के दिल के बहुत करीब है। पहले ही साल हमने बलूचिस्तान में, सदर्न बलूचिस्तान में 700 अरब रुपए का पैकेज दिया और ये जो मसाइल हैं इनके हल के लिए पहले दिन से ही वज़ीर-ए-आज़म कोशां है। इसके जो मसले हैं हमारे, वो बड़े पेचीदा है। ये इस तरह से 2+2 के मसले नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो इस वक्त ईरानियन बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन बनी थी हमारी ट्रेड की, वो अफगानिस्तान के मसले के बाद हमने तमाम ही बॉर्डर्स जो हैं उनको वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ जो मुकामी ज़रूरियात हैं उनमें भी मसाइल पैदा हुए। अब हमें उनका भी एहसास है। उसके साथ साथ जो बिजली का वहाँ पे मसला है, पानी का मसला है, अनफॉर्चुनेटली जो दर पे हुकूमतों ने आके वहाँ पे जो गवादर की पोर्ट के ऊपर बात तो की, लेकिन जो बुनियादी मसले ही थे, यानी बिजली है, गैस है, पानी है, ये मसाइल ही वहाँ पे हल नहीं हुए और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े डिले होते गए, जिसकी वजह से एक लेजिटिमेट वहाँ पर एहसास से महरूमी भी पैदा हुआ है। और हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इन मसाइल के हल के लिए बड़ी आगे तक जाने को तैयार है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, लोग हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनसे बातचीत की है और इस हफ्ते इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव, पहले भी इसके ऊपर जो साउदर्न बलूचिस्तान पैकेज है बड़ा कम्प्रिहेंसिव पैकेज है, वो लेके हम आए हैं और इसके एग्जीक्यूशन में जो मसाइल हैं हम उनको भी दूर करेंगे। और ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो
जो मुकामी जो हमारे वहाँ के लोगों के मसाइल हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत के भी मुतल्लिक हैं, हमने उनसे भी बात की है और हम वसाइल बलूचिस्तान को पूरे देंगे और इंशाअल्लाह ये मसले जो हैं वो ज़रूर जो है वो हम हल करेंगे। जो वहाँ पे ये इलीगल फिशिंग का मामला है उसके ऊपर तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा सख्त नोटिस दे चुके हैं और इंशाअल्लाह उसमें मामला जो हैं वो आगे बेहतरी कर जाएंगे। उसमें कुछ मसले ये हैं कि कुछ अंडर लाइसेंस भी हो रही है और वो पहले से जारी शुदा है, कुछ इलीगल हो रही है। इन दोनों को जो है वो इकट्ठा एक देखने की जरूरत है, पॉलिसी के तौर के ऊपर आगे जो है वो लेके जाया जाएगा। अच्छा, जो बुनियादी इसमें मैं फरूख हबीब साहब को जो आज हम जहमत भी दी है वो इसलिए दी है कि इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनमें पेशरफ्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम समझते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं उनकी फंडिंग के मामला जो हैं वो ओपन होने चाहिए और जो तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो अवाम के सामने होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत तब ऊपर जाएगी जब सियासी जमातों का अपने एक स्ट्रक्चर्स होंगे, अपनी फंडिंग का निज़ाम उनका ओपन होगा। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं जिनकी फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद ही नहीं है। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। लिहाजा ये जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं उसके ऊपर मैं फरूख आपको कहूँगा कि पहले आप ज़रा इसके ऊपर डिटेल ज़रा बात बता दें और उसके बाद फिर जो नया निज़ाम आया है और एक दो गुफ्तगू है वो भी फिर मैं आपसे करूँ। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। जिस तरह फवाद चौधरी साहब आपको बता रहे थे कि हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके जो फाइनेंशियल यानी कि जो उनके खाते हैं वो कौम के सामने भी आने चाहिए और लोगों को भी पता चले कि किस किस निज़ाम का किस किस पार्टी का फाइनेंशियल सिस्टम या फंड रेजिंग का सिस्टम जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो पैसे वहाँ पर जमा किए जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। 22 वॉल्यूम्स जो है वो हमने सबमिट किए और ये पहली जमात है जिसने बाकायदा जो है वो एक फंड रेजिंग का निज़ाम कायम किया जिसके बैरून मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो $10 पेइंग मेंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है उसे हम सामने लेकर आए। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ भी पेइंग मेंबर्स का जो है वो हमने कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसका तमाम तर रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इसी तरह पाकिस्तान की और दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके अकाउंट्स के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने 2017 के अवाइल से एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई है। वही स्क्रूटनी कमेटी है जिस स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज किया। वही स्क्रूटनी कमेटी पिछले 5 साल से तकरीबन जो है वो पीएमएलएन के अकाउंट्स को भी स्क्रूटनाइज जो है वो कर रही है। लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्क्रूटनी है उसको कंक्लूड नहीं किया गया और वो बेजा इल्तमाओं के पीछे तारीखों के पीछे छुपते रहे और जो उनके अकाउंट्स के अंदर आने वाला जो करोड़ों रुपया है खास तौर के ऊपर जो 2013, 2014, 2015 की ये 3 साल की फंडिंग का जो है वो स्क्रूटनाइज हो रही है उसका आज तक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा सके और ये करोड़ों रुपए की रकूम है और ऐसे दर्जनों बैंक अकाउंट्स दोनों जमातों के मौजूद हैं जिनका इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को जमा नहीं करवाया गया, उनको जो है वो छुपाया गया है। उनको क्यों छुपाया गया है उससे शकूक व शुबहात जो है इन जमातों ने जो है वो खुद पैदा किए हैं और ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आला अदलिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हनीफ अब्बासी केस के अंदर 2016 के अंदर ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास जो है वो मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये बड़ा वादे तौर के ऊपर हदायत दे रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने
फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन सिंबल हासिल करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके पार्टी अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल को यकीनी बनाना है, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, यानी साफ शफाफ अंदाज से कानून के मुताबिक। और कानून जो है वो उस वक्त का पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की शिक्ल नंबर 6(3) है, और आइन का आर्टिकल 17(3) इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर जो है वो हवाला दे रखा है। लेकिन अभी तक जो है वो हमें ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर है कि इतना जो है ये डिले क्यों हो रहा है। और स्क्रूटनी कमेटी भी एक ही है, उसके अरकान भी एक ही हैं, जो पीटीआई के केसेस को भी सुन रहे हैं, पीएमएलएन के केसेस को भी सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के केसेस को भी सुन रहे हैं। तो वो हकायक जो है वो उनको सामने लेकर आए। आज तक जितनी हमने प्रूवल की है, हमें पता चला कि पीएमएलएन के अकाउंट्स के अंदर ये 5 करोड़ एक बंदे ने जमा कराए, 10 करोड़ कराए, 15 करोड़ कराए, 20 करोड़ कराए। जब पूछा कि ये जमा करवाने वाले फरिश्ते का आप नाम भी हमें बता दे, तो पता चलता है कि वो दुनिया से जा चुका है। पता चलता है कि ये कोई मियाँ साहब को कैश हाथ में पकड़ा के चला गया था। फिर सवालात तो उठते हैं जब आपकी तारीख ऐसी हो, और तारीख भी ऐसी हो कि जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा हो कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने पैसे लेकर उनकी हुकूमत को जो है वो गिराने की कोशिश की थी। तो फिर फॉरेन फंडिंग के, ममनुआ फंडिंग के जो सवालात हैं वो दोनों जमातों के ऊपर जो है फिर उठते हैं, क्योंकि पीएमएलएन ने भी यूके के अंदर अपनी पार्टी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा रखा है। पीपल्स पार्टी ने यूएसए के अंदर अपनी पार्टी को यूएसए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवा रखा है, और आसिफ अली जरदारी जो है उसके प्रिंसिपल एजेंट है। तो ये हकायक जो है वो दोनों जमातें जो है वो क्यों छुपा रही हैं। और मैं ये मुतालबा आज करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी से भी कि आप जो है वो तीनों बड़ी जमातें, गो के आपको कानून के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जांच पड़ताल करनी है, उनके अकाउंट्स की। लेकिन चले जिन पार्टीज के आप बशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जिनकी आप जांच पड़ताल जिनके अकाउंट्स की कर रहे हैं, उनको आप सामने लेकर आए और एक ही वक्त के अंदर सामने लेकर आए, और एक ही वक्त के अंदर कौम के सामने जो है वो हकायक आने चाहिए, ताकि पता चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में क्या चीज़ें हैं जो कि खिलाफ कानून हैं या नहीं हैं, या पीएमएलएन के अकाउंट्स में क्या है, पीटीआई के अकाउंट्स में क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा जो है वो हमारा बड़ा हक बजानिब है, और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो आज खास इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो यकीनी बनाएं, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी जो है उस स्क्रूटनी की रिपोर्ट को सामने लेकर आए। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो फरूख कह रहे हैं वो यही हम कह रहे हैं कि जो तीनों सियासी जमातें हैं उनका जो ऑडिट अकाउंट है इलेक्शन कमीशन के पास, उनको इकट्ठा अवाम के सामने रखा जाए। 2-3 फैक्ट्स जो हैं जो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर एक इस वक्त घर है F73 में पीएमएलएन के नाम, इसकी जो कीमत लिखी हुई है वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिखी हुई है। अब जो लोग भी इस्लामाबाद में F7 सेक्टर की कीमतों से थोड़े बहुत भी आगाह हैं, उनको पता है कि ये 2 करोड़ 70 लाख का घर तो वहाँ पे शायद मेरा ख्याल है फुटपाथ भी ना मिले, लेकिन ये F73 में पीएमएलएन के नाम के ऊपर घर है, और ये 2 करोड़ 70 लाख का भी कोई अकाउंट नहीं है कि ये उनको किसने दिया। इसके बाद 2 और अमाउंट्स हैं जो 2013 में पीएमएलएन के अकाउंट में आई। एक 14 करोड़ 50 लाख की अमाउंट है, एक 8 करोड़ 67 लाख की अमाउंट है। इसका भी कोई पता नहीं है कि ये अमाउंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को कौन दे के चला गया। इसके बाद जो डोनर्स हैं, जैसा फरूख बता रहे थे कि जिस तरह पीटीआई ने अपनी एक 22 वॉल्यूम का वहाँ पे जमा कराया है कि इन लोगों ने हमें पैसे दिए थे। पीटीआई के जो पैसे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने जो निज़ाम कायम किया था वो ये था कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमें $1 भी देते हैं, कोई $3 देता है, कोई $10 देता है, और वो सारा उनका जो है वो एक वॉल्यूम में बनता है और वो फिर छाया होता है। पीएमएलएन का एक भी डोनर का रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से जो
अभी तक ये भी नहीं पता कि PMLN का दफ्तर जो है वो कौन सा है। इन्होंने ये यहाँ पे लिखा है कि एक ऑफिस है 20H स्ट्रीट नंबर 10 F83 इस्लामाबाद में। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये हमारा एक दफ्तर है वहाँ पे, लेकिन इस दफ्तर का किराया कौन देता है, ये कैसे चल रहा है, कौन चल रहा है, इसका कोई जो है वो पता नहीं है। पंजाब का जो PMLN का चैप्टर है उसका 2013 से 2015 तक उसका कभी कोई ऑडिट ही नहीं हुआ, और इसमें भी तकरीबन जो है वो आप समझिए कि तकरीबन 2.25 करोड़ की अमाउंट पड़ी हुई है, लेकिन ये 2011 से पड़ी हुई हैं, लेकिन इनका ये नहीं पता कि ये अमाउंट जो है वो किसने जमा कराए। इसके साथ ही तकरीबन इनके पास जो है वो असाते भी हैं इनके, उनका भी नहीं पता कि क्या है। इसी तरीके से जो इनका KP है, KP डिवीजन में PMLN का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ, और उसका भी हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से गए। इसमें दो बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने 2013 में 10 करोड़ रुपया डोनेशन दी नून लीग को, और फिर ये डोनेशन में से 4 करोड़ 50 लाख रुपया नून लीग ने नवाज शरीफ को वापस पैसे जो हैं वो भिजवा दिए। तो बुनियादी तौर के ऊपर नून लीग का अकाउंट क्या हो रहा था, मनी वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। पहले पैसे नवाज शरीफ ने जो है वो नून लीग को जब दिए, और नवाज शरीफ का पैसा वाइट करके 4 करोड़ 50 लाख रुपया नून लीग जो है वो नवाज शरीफ को वापस कर रही है। इसके अलावा एक कंपनी है रम्सपो, जो कि लंदन में जो है वो रजिस्टर्ड है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 766 रमफोर्ड रोड लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। और इस कंपनी की जो ये पैसे जमा कर रही है PMLN के लिए, लेकिन इसका भी कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है कि ये पैसे जो है वो कहाँ से जमा कर रही है और कैसे जमा कर रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आ जाए। इसका पीपल्स पार्टी का 2009 से 2012 तक तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है फंडिंग का कि कहाँ से आया क्या आया। 2013 में एक सोर्स अकाउंट इन्होंने ओपन किया, जिसमें इन्होंने ओपनिंग के साथ ही तकरीबन 42 करोड़ रुपया जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट में जमा करा दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये नहीं अभी तक बताया गया कि ये पैसा जो पीपल्स पार्टी ने अपना अकाउंट खोलते जमा कराया था ये कहाँ से आया था और ये उनको किसने दिया था। इसके साथ साथ जो ऑडिटेड अकाउंट्स इन्होंने जो कुछ अपने ऑडिट अकाउंट जो हैं वो जमा करवाए, उसमें कई अमाउंट्स हैं, जैसे 25 लाख की अमाउंट है, 36 लाख की अकाउंट है, 35 लाख की है। ये 2013, 14 और 15 में पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में जमा कराई गई, लेकिन इनका भी कोई हिसाब किताब जो है वो नहीं दिया गया। 2013 में इन्होंने 232 मिलियन एक्सपेंस शो किए अपने इलेक्शन के। 2013 के इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हमारा 23 करोड़ रुपया जो है वो हमारा इलेक्शन के ऊपर खर्च आया है, लेकिन उसका जो सोर्स है फंड्स का वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके साथ जो सबसे इसके में भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं कि एक PPP है और एक PPP है, 4P है, 3P है, एक 4P है। जो 4P है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाई, और उस कंपनी ने जिसके उस वक्त जो हुसैन हकानी जो एम्बेसडर थे उस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए फंड रेजिंग की और उसका जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे जमा हुए अमेरिका के अंदर, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर जमा करते फिर रहे थे, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं आया। इसी तरीके से बाकी जो सियासी, ये तो 3 बड़ी जमातें हैं, इसके साथ साथ जो बाकी जो TLP है, जमात इस्लामी है, JUI है। JUI की फंडिंग के बारे में बहुत आपको मालूम है कि एतराज़ रहा है कि उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो लेते रहे हैं, और इसी तरह से जो TLP है उसकी फंडिंग का कोई पता नहीं कि कहाँ से आई, किधर आई। तो हमारी ख्वाहिश ये है, और हम इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को शुरू बेशक आप पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI से कर लें, लेकिन उसके बाद बाकी सियासी जमातों में भी जो फंडिंग है ये लोगों के सामने आनी चाहिए। इसके ऊपर, और ये तीनों पार्टीज की साइमल्टेनियसली सामने आनी चाहिए। बाकी जमातों की आप बेशक सेकंड फेज में कर लें, ताकि लोग कंपैरिजन कर लें कि कहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है।
अब मैं एक तीसरे मुद्दे की तरफ आना चाहता हूँ, तीसरे मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, वो है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तो जो पंजाब में नया जो मुकामी हुकूमतों का बल्दियाती निज़ाम जो है वो लाया गया है और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है। पहली बार पाकिस्तान में इस किस्म की एम्पावर्ड गवर्नमेंट होगी जो केपी और पंजाब में है। और आज जिस तरीके से कल मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो तकरीर की, मैं हैरान हो जाता हूँ कि उनकी गैरत जो है वो जब फरियाल तालपुर के पर्स उठाने के ऊपर नहीं जागती, उनकी गैरत जब जो है अपने लीडरशिप के लिए जो है वो जब वो पानी की बोतलें उठा उठा के फिर रहे होते हैं उस वक्त नहीं जागती है। लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फर्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि आप हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। कल भी उनकी तकरीर बड़ी नामुनासिब थी और मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रा होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। और जो इस वक्त निज़ाम सिंध हुकूमत ने वहाँ पर दिया है वो वाज़ेह तौर के ऊपर आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। उसके मुकाबले में जो पंजाब ने और खैबर पख्तूनख्वा में तो 19 तारीख को इलेक्शन है, उन्होंने जो निज़ाम दिया है वो एक वाक़ियतन जो है वो एम्पावर्ड निज़ाम है, वाक़ियतन एक ऐसा निज़ाम है जिससे कि जो इख्तियारात हैं और वसाइल हैं वो नीचे जा रहे हैं। 18वीं तरमीम जब लाई गई थी तो ख्याल था कि आप नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करेंगे, सूबों को आप पैसे देंगे और सूबों को फिर ये तवक्को थी कि वो पैसे जो हैं वो प्रोविंशियल जो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको देंगे। सूबों ने वो पैसे कभी नहीं दिए और सवाए जो मुशर्रफ साहब का एक स्टेंट था इसका लोकल गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही वो लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी। अब मुझे खुशी है कि पंजाब हुकूमत ने ये निज़ाम बनाया है। पहली बार तमाम इज़ला में बराह रास्त मेयर्स के इलेक्शन होंगे। वो मेयर जो है वो अपनी कैबिनेट साथ नॉमिनेट करेगा और लिटरली हर डिस्ट्रिक्ट का जो मेयर है वो अपने ज़िले का चीफ मिनिस्टर होगा। इसके साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो नेशनल फाइनेंस कमीशन करेंगी। तमाम जो पैसा सूबाई हुकूमतों के पास आएगा वो इज़ला के पास जाएगा। ये वो डेवोल्यूशन का सिस्टम है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और PTI ने वादा किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तर पार्टी के अंदर भी बड़ी मुखालफतों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने अपना ये वादा जो है वो पूरा किया है और पाकिस्तान में पहली बार एक ट्रूली एम्पावर्ड, मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम था वो एम्पावर्ड था लेकिन उसमें इलेक्शन बराह रास्त नहीं था। ये पहली बार होने जा रहा है कि पंजाब के अंदर बराह रास्त ज़िले का मेयर जो इलेक्ट हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में बराह रास्त तहसील का मेयर जो है वो इलेक्ट होने जा रहा है। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चेंज जो है वो आएगी। ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका जो शेड्यूल है वो जल्दी आ जाएगा और शायद ये फेजेस में इलेक्शन होंगे। EVM के ऊपर ये मैं देख रहा था कि किसी ने कह दिया है कि शायद वो EVM के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इलेक्शन 100% EVM के ऊपर हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ मैं ये कहता हूँ आप अपनी RFPs, आप अपनी जो जिस किस्म की मशीन आप चाहते हैं आप उसका टेंडर करें। पूरी दुनिया की कंपनी आपके पास मशीनें लेके आ जाएंगी, आप उनको लें और उसको जो है वो इस्तेमाल करें। कोई प्रॉब्लम, ये गवर्नमेंट ने मशीनें तो नहीं बना के देनी, मशीनें तो ज़ाहिर इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने बनानी है, उन्होंने करके देनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है EVM के ऊपर इलेक्शंस में और इंशाल्लाह ये विद इन 2 months जो है वो तमाम मशीनें भी अवेलेबल हो सकती हैं, हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को इस मसले में सिर्फ ये है कि ज़रा संजीदगी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी टेक्निकल कमेटी बनाई भी है और वो उस तरफ चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत जो है वो काम। शुक्रिया। पब्लिक के जो इश्यूज हैं और जो आपकी हुकूमत है
देखिए, मिनी बजट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मिनी बजट तो खैर ऐसे ही एक टर्म है, ये एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, लेकिन ये पहले ही हो चुकी है, उसमें ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बिजली की कीमतों का मामला था तो वो पहले ही हो चुका है, तो ये उसको आपने उसके मुताबिक बैलेंस करना है। महंगाई में तीसरे हफ्ता है, मुसलसल कमी आ रही है इस रीजन में। मैंने पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद भी बताया था, सबसे इस वक्त सस्ता तेल इस रीजन में सबसे सस्ता इस वक्त पाकिस्तान में है, गंदम इस वक्त सबसे सस्ती इस वक्त पाकिस्तान में है। उसके बाद आपकी जो दालें हैं वो यहाँ पे सिर्फ पत्ती हमारे यहाँ सस्ती नहीं है, चाय, क्योंकि वो हिंदुस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों जो है उनकी अपनी वो पैदा होती है। बाकी तकरीबन हर इंपॉर्टेंट चीज़ में हम सब देखें, हमको दुनिया से लहदा स्यारे पे नहीं है। जो दुनिया में अगर चीज़ों की कीमतें ऊपर हैं, आपके यहाँ ऊपर होंगी, लेकिन इसकी वाहिद जो फायदा है वो ये है, पाकिस्तान में ये है, सिर्फ आप देखें कि हमारे यहाँ जो किसान है 400 अरब रुपया तो सिर्फ इस साल जो है वो इजाफी आमदनी हुई है हमारे यहाँ फार्मर को। तो पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीद में जो इजाफा हुआ है, ये तो नहीं है कि आप कीमतें 1947 की देना शुरू कर दें और आमदनी जो है वो आप कहें कि आपकी 2021 की है, ऐसे तो नहीं है। जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान में जिस तरीके से कोरोना का, और फिर जो कल वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में जिस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं, अब आप सेहत कार्ड देखिए, जो मिडिल क्लास, स्पेशली हमारे यहाँ कह रहे थे ना कि मिडिल क्लास तकलीफ में है, अब तमाम मिडिल क्लास के हेल्थ का जो अखराजात हैं वो तो हुकूमत ने उठा लिए। अब वो जो अखराजात हेल्थ के अब 100% हुकूमत पे कर रही है, तो वो पैसे उनको बचे हैं ना। अब हर वक्त अगर मीडिया के या वहाँ पे हम यही करेंगे और ये एजुकेट नहीं लोगों को करेंगे और ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, महंगाई हुई है पाकिस्तान में, डेफिनेटली महंगाई हुई है, लेकिन कुव्वत खरीद भी पाकिस्तान में बढ़ी है। और आज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी रीजन के तमाम ममालिक से न सिर्फ कीमतें यहाँ पे सस्ती हैं, कुव्वत खरीद भी लोगों की इजाफा हुआ। आपने इसमें इलेक्शन के हवाले से क्या है, इलेक्शन कब तक होने जा रहा है, जो ईवीएम की बात करें, इलेक्शन कमीशन को बैठेंगे ईवीएम के हवाले। नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। देखिए ना, ओपिनियंस तो आपकी अपनी ओपिनियन होगी, किसी और की अपनी ओपिनियन होगी, मेरी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन जब कानून की बात आती है तो पार्लियामेंट एक हतमी फैसला करती है। जब इंटरप्रिटेशन तशरीह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है। तो या ये इख्तियार अगर इलेक्शन कमीशन को या किसी को एतराज़ होगा तो वो पार्लियामेंट ही के पास वापस जाएगा ना कि ये हम नहीं करा सकते हैं, आप इसमें अमेंडमेंट करें। जब तक कानून मौजूद है उस वक्त तक ओपिनियन के ऊपर तो नहीं हो सकता। एक एक करके, एक एक, ये शफकत की तरह एक एक करके करे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना। सबसे पहले तो मैं आपको एपीएस में ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो तमाम लोग थे
उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन तमाम को फांसियां भी हो चुकी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एक हजरत अली था, उसको 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, अब्दुल सलाम को 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, सबील को 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, मुजीब को भी 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, रिजवान को 24 मई 2017 को फांसी हुई। सिर्फ एक है अतीक, इसकी रिव्यू पिटीशन जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सो एपीएस के तमाम जो जिम्मेदारान थे, जो उनमें जिन्होंने उनको मदद की थी, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही है कि इसके ऊपर टीएलपी के ऊपर या बाकियों के ऊपर किसी पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो रियासत है, जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की अगर बात होगी, हमारा बड़ा सिंपल बात है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के और उसके सामने अपना सर निगू करके चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं फिर भी लड़ लेंगे। एक सेकंड, अच्छा चले आप बताओ। आप अपने हिसाब से आप दूसरी दो पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं कि उनको भी साथ में डाल देंगे, हालांकि कोर्ट है वो ये नहीं करेगा, और ये बात तस्लीम करते हैं कि कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से आपको परेशानी। पहली बात तो यह है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारा इंटरेस्ट यह है कि हम उसमें कंप्लेनेंट हैं, और जाहिर है जब हम कंप्लेनेंट हैं तो हम अपने केस को परसू करेंगे। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि किसके कौन कितने पानी में है, यही तो आधा घंटा लगा के आपको जो है वो बताने की कोशिश की है। यही सारी रात हीर रांझा का किस्सा सुनते रहे, बाद में कहा हीर मर्द है या औरत है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों का हिसाब ले आए ताकि लोगों को पता चल जाए कहाँ कौन कहाँ खड़ा। देखिए इस तरह के मतलब हर जोकर को आप वो है इस तरह तो नहीं उठाते ना। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। एमपीएस जो वहाँ के हैं वही देख लेंगे कि इनका जो किरदार है वो क्या है। और दूसरी बात यह है कि देखें पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब ने जिस मेहनत से पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद किया है, और इतना तो जनरल ज़ियाउल हक ने वो किरदार अदा नहीं किया। वो 11 सालों में जिस मामले में नाकाम रहे, जरदारी साहब ने चंद सालों में वो कर दिखाया। और आज भुट्टो का इतना बड़ा जो पाकिस्तान का लीडर था और बेनज़ीर भुट्टो, जिसको हम तो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर कहते थे, जिस तरीके से भुट्टो की पूरी जो एक समझिए कि जो एक पॉलिटिकल एक फिलॉसफी थी, जिस तरीके से उसको जरदारी साहब ने तबाह किया, वो तो हमारे सामने है। आज पीपल्स पार्टी का ये तो बात हम कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, पंजाब में उनका टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज मैं समझता हूं कि अगर ये जो सारी पीपल्स पार्टी के लीडर है ना हमारे, ये जो 1-2 पंजाब में बेचारे हैं, इंक्लूडिंग राजा परवेज अशरफ साहब हैं, गिलानी साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के टिकट के बगैर आज़ाद इलेक्शन लड़े तो 5-5 हज़ार वोट इनकी ज्यादा हो। ये बेचारों की हालत हो गई है। तो मुझे तो जाहिर है कि अफसोस ही है उसके ऊपर। जावेद फारूक उसके बाद लास्ट नहीं, हुकूमत जाने के, देखिए हुकूमत केसों से नहीं जाती, हुकूमत वोटों से जाती है और आती है। और अभी पार्टीज को दोबारा मौका मिलेगा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, वो आए अपना अपना बराह रास्त इलेक्शन लड़ें, जिसमें जितना दम है वो आके दिखा ले। हुकूमत इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में वाहिद एक कौमी, बस देखिए इस वक्त जो एडवांटेज क्या है पीटीआई को,
PTI के अलावा पाकिस्तान में 11,500 सीटों पे इलेक्शन है। PTI के अलावा कोई और पार्टी 900,000 कैंडिडेट ही पुट करने की पोजीशन में नहीं है। आप देखें ना, जो PMLN है वो तो 4 डिवीजनों के बाद उनके पास बंदा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास इंटीरियर सिंध के पास बंदा कोई नहीं है। तो सिर्फ इमरान खान है जिसके नाम के ऊपर गवादर में भी वोट पड़ता है और आपको बाजोड़ में भी वोट पड़ता है, कराची में भी वोट पड़ता है, लाहौर में भी वोट पड़ता है, कोयटा में भी वोट पड़ता है, पेशावर में भी वोट पड़ता है। ये कद सिर्फ इमरान खान का। तो हमारी जो डेप्थ है पीपल्स पार्टी, जो हमने क्या किया PTI ने 1964 के बाद फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ, जो फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हराया गया, वो पहली बार कराची जो है आज फेडरल पॉलिटिक्स कर रहा है, वफाकी सियासत कर रहा है। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इमरान खान की पाकिस्तान के लिए और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के लिए कि ये अनपैरेलल है, इसका कोई जो है वो नहीं है। लास्ट कोई भी पार्टी, तीनों बड़ी जमातों में से बशमूल PTI के, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता सरकार के पीछे। तो आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर इस तरीके से हो कि आप उसका इस्तेमाल जो है वो ECP पर बहाल? देखिए, यही तो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं ना, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारी, हम यही कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, नून को, बाकी जो पार्टीज हैं कि देखें, हम तमाम लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम सही नहीं है। अब जब हम तमाम मुत्तफिक हैं कि निज़ाम सही नहीं है तो फिर हमें इस्लाहात करनी चाहिए। अब हमने अपनी इस्लाहात का पैकेज आपको दिया, आप ये कहें कि नहीं इस्लाहात का पैकेज ये सही नहीं है, हम अपना पैकेज लेके आते हैं। आप अपनी भी कोई जो है आपकी तजवीज़ नहीं आ रही, आप हमारी तजवीज़ को भी नहीं मान रहे हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो तमाम जो कोशिश है इस वक्त इमरान खान वो आदमी है जिन्होंने क्रिकेट के अंदर एक न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे। आज इमरान खान ही इस इलेक्शन को एक ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट निज़ाम बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये भी वही लेके आएंगे। शुक्रिया। देखें, लॉ तो यही है और कानून जो कहेगा EVM का, और अगर इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हौसला करें। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर गवर्नर हाउस में। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सियासी जमातों के फंडिंग मामलात को अवाम के सामने आना चाहिए, चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मजबूत हो। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि हम समझते हैं तमाम सियासी जमातों के मालियाती खाते सबके सामने हो। तहरीक इंसाफ पार्टी फंड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तफसीलात जमा करा चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने पार्टी फंड की तफसीलात अभी तक इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टी अकाउंट्स की जांच पड़ताल यकीनी बनाने के अहकामात दे चुकी है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिल वक्त इतना ही। और आपको इस मुल्क में पर्टिकुलरली आपको एक्सचेंज चाहिए फॉरेन लाने के लिए, और किस और इंडस्ट्री पे आप बेट लगा सकते हैं जो ये दो काम आपको करके दे दे? IT इंडस्ट्री इज दी ओनली इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में जो ये दो काम मुल्क को सॉल्व कर सकती है, जॉब क्रिएशन और आपके रेमिटेंसेस का रेशो अच्छा कर सकती है। जॉब क्रिएशन तो हम खुद करेंगे, हमें उसमें हेल्प नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने शुरू में एक और बात इनसे भी कही थी, वो इंडिया वालों का, ये इंडिया वाले IT में इतना आगे चलेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, 2000 अगर आप पीछे चली जाएं, ये 25-30 साल का डेटा देखना पड़ेगा आपको कि इंडिया के कितने IT ग्रेजुएट्स थे, उनके प्रोफेशनल एथिक्स किस लेवल के थे, उन्होंने माइग्रेट करके वहीं पे जॉब्स करके कितनी तरक्की हासिल की, और बैक टू इंडिया उन्होंने कितनी इंडियन लॉबी को, यानी कि एक दूसरे इंडियंस ने इंडियंस को हेल्प किया। पाकिस्तान भी अच्छी पोजीशंस पे था उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर सका। हमारा इमेज जो 9/11 के बाद जो टार्निश हुआ, हमारा देखिए IT का बहुत सारा काम ब्रांड से भी रिलेटेड है। ब्रांड पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा IT फ्रेंडली नहीं था कि HSBC यहाँ आके आउटसोर्सिंग करे या डेल यहाँ आके आउटसोर्सिंग करे। जैसे आपको एक बात अच्छी बात इन्होंने बताई मिनिस्टर साहब ने कि हमारा
मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव, मेक तो मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है, एक मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। अच्छा, तो इन सब चीजों की वजह से ब्रांड का मसला है। अब मैं कितनी दफा हम लोग इस बात को रोएंगे, इसलिए हम तो आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान टुडे कैन लीव फ्रॉम with the right policies across all departments. And Ayub Saab is absolutely right. कई दफा पॉलिसी अप्रूव हो चुकी थी 5% कैशबैक की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाके फंस गई। प्री बजट से पहले शौकत तरीन साहब ने इजाजत दी तो सारी पॉलिसी सामने आ गई। तो ये तो मुझे नहीं पता। सप्लाई साइड का भी कोई मसला है इसमें? सप्लाई साइड में सिर्फ ट्रेनिंग का मसला है, बाकी आपकी जो सब पाकिस्तान में माशाल्लाह जो एज ग्रुप है, पॉपुलेशन है, वो बहुत आईटी फ्रेंडली है। हम इसकी ट्रेनिंग्स पे जोर दें और ट्रेनिंग्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स की कनेक्टिविटी हो, बैठने की जगह हो। ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आप इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया टाइप प्लॉट्स नहीं बना सकते। आपको ऐसी जगह जहाँ पे 500 लोग काम करने आते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो, मिडल ऑफ द उसमें आपको चाहिए होती जगह और अच्छी जगह चाहिए होती है, आईटी पार्क चाहिए होते हैं। तो वो चीज हमारी तरफ से लैकिंग है। आज अगर मैं जॉब क्रिएट करके एक्सपेंशन करना भी चाहूँ, आईटी इंडस्ट्री के साथ तो बहुत सारे मसले ना, मैं आपको बड़े बड़े मसले हम बता देता हूँ। आज बैंक से आईटी इंडस्ट्री लोन लेना चाहे ले सकती, कहती कोलेट्रल। आईटी इंडस्ट्री में क्या कोलेट्रल, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा कोलेट्रल है, मेरे पास मशीनें थोड़ी। लेकिन वही बात है कि एक्सपोजर का मसला है, उसको कैसे हैंडल करें। किसी तरह से पर्सनल गारंटी दे दाके हम लोन भी ले लें, एक्सपेंशन को प्लान भी कर लें। तो एक्सपेंशन के लिए पहली चीज मेरी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? जगह बहुत महंगी है। अच्छा, बहुत महंगी है जगह, और ये आईटी इंडस्ट्री के लिए फ्रेंडली नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द जमीन एलोकेट होनी चाहिए, उस पर डेवलपर भले डेवलप कर ले। लेकिन अगर आप कराची में कोई आईटी पार्क खोलते हैं, उसमें इतने अरब की जो जमीन है, फिर कोई बंदा खरीद भी ले, उस पर अपनी प्रॉपर्टी बना भी ले, तो वो तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है। तो हमें एंड ऑफ द डे बहुत महंगी जगह मिल रही होती है। तो हम ये समझते हैं इसका भी अयूब साहब पोटेंशियल बहुत है, सलाहियत भी है, जितने लूप होल्स थे उसमें हमने बात भी कर ली। अब कौन सी ऐसी आप बता दें हमें कि फर्दर ऐसे अर्जेंट हम कोई प्लान दे सकते हैं जिसमें हमारी आईटी बरामदात में मज़ीद। मैं आपकी बात से को लेकर चलूंगा, उसमें पॉलिसी मौजूद है ऑलरेडी, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में समझता हूँ कर भी सकती है। अच्छा, देखिए आप जब इंडिया की एग्जांपल दे रही थी, जो पूरी हिस्ट्री है इसके रेवोल्यूशन की, जब इंडिया हमसे आगे निकलना शुरू हुआ वो 1991 था। क्या था उस वक्त? हुआ ये था 1991 के बाद जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई, एफडीआई जो वहां पे आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मोर देन 60%, उसका ब्रेकअप अगर देखा जाए तो मोर देन 60% एफडीआई जो इंडिया में आई वो एक्सपैट्रिएट थे इंडियंस। वो एक्सपैट्रिएट इंडियंस थे, वो यूके या यूएसए या कनाडा ने इन्वेस्ट नहीं किया था इंडिया में। मोर देन 60% इंडियंस ने ही इंडिया में इन्वेस्ट किया था। और जब वो इंडियंस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आए थे फॉरेन एफडीआई लेकर, तो वो टेक्नोलॉजी भी साथ लाए थे। आज पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट दुनिया भर में मौजूद हैं और अच्छे जहन मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट की जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि पीटीआई का जो फॉरेन पाकिस्तानी है, अब्रॉड पाकिस्तानीज हैं, उनका पीटीआई के बारे में अच्छा परसेप्शन है एज कम्पेयर टू अदर। ये एक जनरल परसेप्शन है हमारा। तो पीटीआई की गवर्नमेंट इससे फायदा उठा सकती है। वो जो 91 में इंडिया ने आज जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने फला कंपनी खरीद ली, उनके सीईओ इंडियन बन गए, टेक्नोलॉजी आ गई, वो कौन लाया था? मोर देन 60%। तो खुद इंडियंस ही लेकर आए थे वो इन्वेस्टमेंट। तो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हमें फ्रेंडली होना होगा। कुछ पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की, उनको ये, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट के लिए ये टेन्योर तो कम है ना, और ज्यादा वक्त दरकार चाहिए होता है। क्योंकि देखिए ना, किसी भी सेक्टर में, वाइटल सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके लिए 30-40 साल तो दरकार होते ही होते हैं। देखिए उनके अकाउंट खोलने की पॉलिसी आपने बनाई, पहले अकाउंट नहीं खोल सकते थे ना पाकिस्तानी, वहां बैठ के पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, ई अकाउंट खोल सकते हैं। आप उनको वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, पासपोर्ट उनको वहीं डिलीवर हो जाता है। ये सब इंट्रोड्यूस कराई है ना फ्रेंडली पॉलिसीज। तो पॉलिसीज के इनिशिएट तो किया जा सकता है, उनको फ्रेंडली बनाया जा सकता है, उनको अट्रैक्ट किया जाए, इस पे काम करना है, अट्रैक्ट किया जाए। ये बात पाकिस्तान नहीं है कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज नहीं है ना, देखिए पॉलिटिकल दूसरी हुकूमत आके कोई बिल्कुल ही चेंज कर देगी बात, तो मसला खराब। देखिए बात यही होती है पॉलिसीज, मतलब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी भी कोई होनी चाहिए, पॉलिसीज को सडनली पॉलिसीज चेंज ना कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉलिसी सस्टेन करेगी तो फिर उसके अब आप चाइना की मिसाल देते हैं, तो चाइना 1979 में आपने देखा था कि खाका चेंज किया गया था उसका इकोनॉमी का, तो आज जो है उसकी तीसरी नस्ल उसका फल खा रही है। तो हम इतनी जल्दी जजमेंट करने बैठ जाते हैं हुकूमत की पॉलिसीज से, तो हमें थोड़ा उनको टाइम दे, क्योंकि हर्डल्स तो बहुत जगह आ रहे हैं। बेसिकली जजमेंट नहीं करते, मैं जजमेंट की तरफ भी जाऊंगा। बीइंग इकोनॉमिस्ट जो मैं देखता हूँ,
पॉलिसीज के जो आपको फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, जो यील्ड मिलती है, वो तो लॉन्ग टर्म में मिलती है, इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। मसला सिर्फ इतना होता है कि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हो जिसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आ रहे हो, तो जो दरमियान में मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है, उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो डिसएडवांटेज में जा रहे होते हैं या प्रॉब्लम में जा रहे होते हैं, अनएम्प्लॉय हो रहे होते हैं, किसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म कंपनसेटरी पॉलिसीज भी पैरेलल बनाई जाती हैं। जो किसी वजह से इनकम जिसकी कम हो गई, कोई बच्चा स्कूल छोड़ गया, 3 साल बाद गवर्नमेंट उनके फ्रूट मिल गया हमें, लेकिन 3 साल में अगर किसी का कैरियर खराब हुआ है वो कंपनसेट नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म हमें पैरेलल कंपनसेटरी पॉलिसीज देनी पड़ती है। ठीक है, फ्रूट लॉन्ग टर्म में आएंगे, वो सही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अयूब साहब। सुल्तान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी ही फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पे और जो बेसिक नीड्स हैं उस पर भी बात की। दुनिया का मुस्तकबिल डिजिटल है और उसके लिए यकीनन हमें एफर्ट करने की जरूरत है। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह के बाद। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ड्राफ्टिंग जारी। प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान का इंतखाब कर लिया है। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में क्रिस जॉर्डन को चुन लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड को प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनियम कैटेगरी में कॉलिन मिनरो का इंतखाब किया है। पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ज़ज़ई को प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया। प्लेटिनियम कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जैसन रॉय को चुन लिया है। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मर्चेंट डिलैंग को शामिल किया। मुल्तान सुल्तान्स ने ओडिन स्मिथ को डायमंड कैटेगरी में पिक किया। कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में ल्यूस ग्रेगरी का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉल्कन्स को चुन लिया है, जबकि गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक, फिल सॉल्ट और हैरी ब्रोक का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में उस्मान कादिर को शामिल किया है। सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने रोमान रईस और आसिफ आफरीदी को चुन लिया है। सिल्वर कैटेगरी में ही पेशावर ज़ल्मी ने सलमान अरशद को पिक किया। कराची किंग्स ने सिल्वर कैटेगरी में उमैद आसिफ को मुंतखब किया है। लाहौर कलंदर्स ने सिल्वर कैटेगरी में कामरान गुलाम को शामिल किया है। अभी ड्राफ्टिंग का अमल जारी है। सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद इखलास का इंतखाब किया है। सिल्वर कैटेगरी राउंड 2 में मुल्तान सुल्तान्स ने अनवर अली को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रेस टॉपले और दानिश अजीज को शामिल किया है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिल वक्त इतना ही।
عالم آب و خاص میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔